23 के बाद, क्योंकि ना जब आदमी बाहर निकलने लगा धीरे धीरे पहचानने लगे लोग, तो समझ में आता है। और शिक्षक को ना पहले से हम लोग को ना भीड़ का आदत है, डेली 50-60 हज़ार आदमी को पढ़ाते पढ़ाते ना अजीब मतलब लग जाता है कि हाँ ये तो पढ़ने आते ही हैं। तो धीरे धीरे ऐसा कोई खास रियलाइज नहीं, मतलब लेकिन हाँ ये है कि जब से ऑनलाइन चीज़ें जो होती हैं उसका एरिया बहुत बड़ा होता है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई लिमिट ही नहीं है। कोयम्बटूर में गए थे, वहाँ पे इनके सदगुरु जी के आश्रम में, वो 2-4 ठो पहचान गए। हम कह रहे भैया यहाँ हम तो शांति से आए हैं, यहाँ चुपचाप। वो बड़ा विशाल वहाँ शिव जी की प्रतिमा है, वहाँ बैठ के हम भी आराम से बैठल थे। यहाँ 2-4 ठो पहचान के, वहाँ अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। बड़ा हम शांति से थे, हमको बड़ा अच्छा जगह लगा। किसी के पास मोबाइल नहीं है। अच्छा, ये मोबाइल कितना बड़ा बीमारी है? आजकल के यंग बच्चे मोबाइले में परेशान हो गया सब पूरा। इसका जितना यूज नहीं कर रहा उससे ज्यादा उसका मिसयूज कर रहा है, अपना टाइम एंटरटेनमेंट में खत्म कर रहा है। बड़ा बूढ़ा भी सर, सब लोग, सब लत लग गई है इस चीजों की। वो आपका एल्गोरिथम सेट है, आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, उसी हिसाब से वो काम कर रहा है। हमारे पिताजी हमको जो हमारा 1 पॉइंट बढ़ता है घटता है उनको भेज देते हैं, आज तुम्हारा 11.8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ। हमने कहा महाराज क्या चल रहा है? बचपन में बच्चों को टोकते थे कि मोबाइल मत चलाओ। हमको लगता है जितने बड़े बूढ़े हैं उनको लौटे टोकते। ये ब्लेसिंग है या ये खराब आदत हो गई कि हम लोग? खराब आदत हो गई बच्चों के अंदर। यहाँ पे मतलब 4 बजे तक तो उसको मैसेज आ जाता है, यू हैव यूज्ड 90% ऑफ योर डेली लिमिट डाटा। क्या पढ़ेगा? तो कोचिंग सेंटर में अलाउड है मोबाइल आपके? उसको फुर्सत कहाँ मिलेगा कोचिंग सेंटर में? टीचर सामने आ गया, वो पढ़ा रहे हैं। अब अगर ऑफलाइन बैठा हुआ है तो वो तो चला कैसे पाएगा? वो तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि सबका मुँह सामने रहेगा, उसका नीचे रहेगा, आदमी थूर देगा उसको, वो पकड़ा ना जाएगा उसमें। भीड़ में पकड़ना बड़ा इजी होता है, खास करके क्लासरूम में सबका मुंडी एक जैसा रहेगा, कोई गड़बड़ किया तो जरूर हिल डुल करेगा, ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा। अच्छा, जैसे आप लोग जब पढ़े होगे तो टीचर लोग मारते बहुत थे। हम अभी मारते हैं। आप मारते हो? हाँ, पूरा बिना मारे छोड़ ही नहीं सकते। इंसान जो होता है जब तक पीटे, मार से भूत भाग जाता है। अरे तो जो दिल्ली बम्बई के स्कूल है, यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन और फलाना ढिमकाना अब तो चलता है, पेरेंट्स को भी अलाउड नहीं है। आजकल तो बड़ा चलता है। हम लोग जब पढ़े हैं तो हम लोग कूटे गए हैं, कबो पीछे मारते थे, कबो पीठ पर सर झुका के धपा धप मारते थे, ये सब चलता था। अब नई पीढ़ी बड़ी सॉफ्ट हो गई। यहाँ सब पिटाई होता है, लड़का लड़की सब, कोई जब पीटना चालू करते हैं निर्जीव समझ के पीटते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एक आदमी मुकदमा लड़ लेगा आदमी, ठीक है वो, लेकिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पीटना पड़ेगा तो पीटेंगे। तो पिटाई जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या जरूरी? भारत का कितना बड़का क्रिमिनल है उसको भेजिए सऊदी अरब, सीधा हो जाता है। सही बात है, क्या है, मार के उनका व्यवस्था कर देगा। हाँ, तो पिटाई कितना जरूरी है सर? बहुत जरूरी है। नहीं पीटिएगा तो अच्छा एक बात बताइए, इनाम क्यों जरूरी है? प्रोत्साहन देने के लिए। तो सजा भी जरूरी है, मन बढ़ई को रोकने के लिए। यहाँ पे फिर इनामों बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। हम देखें ना, एक से एक उदंड बच्चा आता है सब। हाँ, एक से एक उदंड, बिना पीटे संभल में नहीं करता है सब। आखिरी बार कब कूटे थे और कैसे कूटे थे वो थोड़ा बताओ ना। कौन वाला मार? जैसे एक तो होता था हमारे टाइम में कि यहाँ पेंसिल लग के दबा देना, एक होता था मुंडी पकड़ के झुका के कूट देना, एक पीछे मारना ताकि लाल रहे दिखाई ना पड़े। फ्राइडे के दिन पीटे थे। कैसे, कौन से वाला पिटाई? होता है सब। वहाँ पे पढ़ाने के टाइम पे अब बदमाशी करेगा, जो टॉपिक पूछेंगे नहीं बताएगा तो थूरेंगे उसको। इतना मेहनत से पढ़ाए का है, या तो बिजनेस करने में चले जाओ, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? सही बात है भाई। तो थूर देते हैं आदमी। उस सब डिसिप्लिन, डर बनाने के लिए जरूरी है। आप बताइए, एक आदमी डेली 30-40 हज़ार बच्चे आए, 50 हज़ार बच्चे आए, आप नहीं पीटिएगा तो मन बढ़ जाएगा उनसे। उनको पता होता है कि डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। सही बात। अच्छा, आपकी कोचिंग को लेकर एक बड़ी चर्चा चलती है। जब मैं गया, क्योंकि मैं यहाँ पे कोचिंग सेंटर आया था और बड़े सारे बच्चे मिले, और आप भी कह रहे हैं गरीबों का पढ़ाते हैं। क्या रुपए लेते हो आप फीस पढ़ाने का? बहुत सस्ता होता है। वो हमारे यहाँ 1.5 साल पढ़ लेता है 6,000 में। अब महीना का जोड़ लीजिए उसको। हाँ, कितना रुपया आएगा? मतलब बहुत महीना का एक ऐसा बैच है जैसे मैप पढ़ेगा, 3 महीना पढ़ेगा 200 रुपये में। 200 रुपये में 3 महीना पढ़ेगा। कहीं बैठो, आगे बैठो, पीछे बैठो, कहीं बैठ जाओ, यहाँ पे 200 रुपये में 3 महीना पूरा मैप पढ़ के चल जाता है। एक अब किसी को, एक बच्चा आया था वहाँ पे, अभी PCS का एग्जाम होता है, उसमें 4,500 रुपये दे के SDM बन गया। कह रहा है कि सर हम तो इतना सस्ता में हो गया। कोई बात नहीं। अभी एक बच्चे का रिजल्ट आया JEE में, अभी उसको IIT कॉलेज मिल गया, बड़ा खुश है। कह रहा है कि सर जानते हैं जब पटना आए थे ना, तो जितना वो कोचिंग वाला, अन्य कोचिंग वाला GST मांग रहा था ना, उतना तो आपका पूरा फीस था।
और आज देखिए जेई निकाल लिया, जेई मेन एडवांस दोनों। तो ये इसके मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, गरीब दे के करना है या सबका यही फीस है? क्या सबका यही फीस है। हम फीस नहीं, गुरु दक्षिणा होना चाहिए। और हमारा पूरा ज़्यादातर कुछ टीचर लोग भी हमको इस वजह से नाराज़गी रहती है उनकी भी। अब वो खुल के नहीं बोल सकते हैं कि हमसे मेन नाराज़गी किस वजह से है, यही फीस के वजह से, लेकिन दबो पाँव में उनको भी ये नाराज़गी रहती है कि यही ख़राब किए हुए हैं सब कुछ, नहीं तो आज हम लोग बहुत पैसा कमाए रहते हैं। हमारा कहना है ना कमाएम ना कमाए देम। साल में क्या लड़के पढ़ते हैं आपके यहाँ से, एक साल में अगर अनुमानन बताना हो? नहीं बता पाएंगे हम, बहुत ज़्यादा 15 मिलियन एप्लीकेशन पे हैं जो मतलब क्या वेटिंग में चलता है आपका ऑनलाइन जो पढ़ाई अच्छा, 15 मिलियन। ओके, तो उसके एप्लीकेशन पे 15 मिलियन है। उस पर एक बच्चा कहीं 2-2 बैच लिया होता है, कहीं जैसे कोई यूपीपीसीएस भी पढ़ रहा है, यूपीएससी भी पढ़ रहा है, ऐसे भी होते हैं सब बहुत सारे बच्चे। और ये ऑफलाइन में, क्योंकि 4-5 साल लगा तो हम ही देखे थे जब, तो आप गए थे। हाँ। वो एक टाइम पे 5000 बच्चा रहता है सर, सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। अब जोड़ लीजिए, कभी भी क्लास खाली नहीं हो सकता है। एट ए टाइम हर घंटे 5000 बच्चे हैं। अगर 10 घंटे भी क्लास चला, मिनिमम 10 घंटा क्लास चलता है, मतलब एवरेज 12 घंटा क्लास चलता है, लेकिन हम मिनिमम मानते हैं 10 घंटा भी क्लास चला तो 5 में 5000 एक घंटे में आते हैं, मतलब 50,000। तो कोई कहा नहीं आसपास में कि खान साहब का है इतना, मतलब इतना बड़ा बैच हो गया है कि एवरेज फीस कर लो, थोड़ा घर परिवार भी बड़ा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा? अब जैसे शादी वादी हो गई है, आए तो होंगे कुछ 2-4 बुद्धिमान लोग कि थोड़ा रेट बढ़ा दो, मार्केट में बगल वाले टीचर भी खुश रहेंगे, आप भी कमाओगे, थोड़ा घर बड़ा हो जाएगा, स्टाइल अच्छा होगा, गाड़ी जो है थोड़ी महंगी हो जाएगी। महंगी गाड़ी के चक्कर में हो सके तो किसी की यहाँ मोटरसाइकिलों ना खरीदा पाए। तो हमारे पास जो है, हम खुश हैं उससे, लेकिन मेन है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आज हमारे यहाँ जब रिजल्ट आया था तो कोई चाय बेचता था, किसी के पिताजी रो के कह रहे हैं कि हम फल बेचते थे, हम कभी सोचे नहीं थे कि मेरी बेटी का नौकरी हो जाएगा, मेरी बेटी अधिकारी बन जाएगी। ऐसे ऐसे बच्चों को हम लोग पढ़ाए हैं वहाँ पे। एक बच्चा था अभी, उसका बिहार पुलिस में हुआ है, वो उसका ना हाथ में फ्रैक्चर हो गया। हम कह रहे गधा कहीं का, जब तुमको पता है कि मेडिकल होने वाला है, तुम्हारा दौड़ है, तो तुम फ्रैक्चर कैसे कर लिया? तो साइड में ले गया, कह रहा है कि सर जानते हैं हम लोग बढ़ जात के हैं। तो हम कहे इससे क्या मतलब है? कहा सर छोट मोट काम हम लोग करेंगे ना तो गाँव वाला और सुनाएगा हम लोग को कि देखो हाई जात के होकर हाई काम करता ना। लेकिन हकीकत में सर ट्रक से ना हम लोग सामान उतारते थे, तो मालिक कभी कभी 2-2 ट्रकवा जाएगी ना, तो मालिक गरियाने लगता था, जल्दी उतार जल्दी उतार। तो मुँह पे गमछा बांध के हम लोग उतारते थे लोग यहाँ पे, और वही में जल्दी के चक्कर में ना थोड़ा हाथ क्रैक हो गया। इस टाइप के बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ। कोई मतलब ये वैसा वाला नहीं आता कि आए अमीर, कोई मना थोड़ी, अमीर से कोई दुश्मनी नहीं है। बड़े कुछ BMW कोई आ रहा है ना, ये सब तो हमने अब कुछ आ जाएगा उतना 50,000 लेकिन के बीच में BMW वाला कितने कुछ आ जाएगा पता नहीं चलेगा उसको। वो अच्छा जो BMW से आ रहा है उसको क्या जरूरत है 80-90 हज़ार रुपये की नौकरी? अभी एक हमारे यहाँ एक लड़की थी, एकदम दुबली पतली थी, तो उसको हमने हमेशा डांटते रहते थे कि खाना पीना खाया करो तुम लोग, ऐसे आंधी आएगा तो उधी आ जाओगी। तो एक बार दबे अंदाज में कही थी कि उतना घर से पैसा नहीं आता है। मतलब बच्चों में ये एक उस लड़की की हम बता रहे हैं, ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके पास सोचना पड़ता है कि एक के टाइम का खा लेते हैं। वो सोचते रहते हैं कहीं भंडारा लगा है तो जाके खा लेते हैं, उनके पास पैसा है। जब उसकी सैलरी आई ना 90,000 की 80,000 रुपये आई थी यहाँ पे, तो आई थी मिठाई लेके, और उसके खुशी का जो चेहरे पे अंदाज था, जानते हैं सर 80,000 रुपया महीना में धड़ाक से आ जाता है। मतलब उसके चेहरे पे वो जो खुशी थी कि जिसको ये सोचना पड़ता था कि हम खाएंगे ठीक से कि नहीं। और कहिए सर पापा ना कपड़े की दुकान पे, किसी के कपड़े की दुकान पे नहीं होते हैं हेल्पर दिखाने वाले होते हैं कि हाँ देख लीजिए पिताजी ये वाला काम करते हैं, हम पिताजी का काम छुड़वा दिए। इतना मतलब खुशी होता है ना कि तब लगता है कि ये सब करोड़ों, ये दुआ जो मिलेगा ये करोड़ों में कोई नहीं खरीद सकता है। आज भी कोई बच्चा है तो वो कह सकता है कि मेरे लिए खान सर है, हमारा कोचिंग है उनके लिए, और लड़ा है इंसान उसके लिए। देखिए एक चीज़ होता है कि कल को कोई कोचिंग खोल दे कर दे कि हम 50 रुपये में पढ़ाएंगे, तो स्टैंडर्ड नहीं ना मेंटेन कर पाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कोचिंग है कि स्टैंडर्ड जिस जगह पे है वहाँ से अगर हम 200 की चीज़ को 2000 भी करेंगे तो लोग मजबूरी है आएंगे यहाँ, तो उस जगह पे खड़े होकर आप तब वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा वो फेमस कोट है कि हमको बड़ा खराब लगता था जब ये महंगी फीस ली जाती थी, लेकिन एक कहावत कहा जाता था, इफ़ यू डोंट लाइक द रूल फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप चेंज द रूल। तो हमें शुरू से ये बड़े फीस के खिलाफ थे हम लोग, तो हमने कहा कि कभी मौका मिलेगा तो इसे चेंज करेंगे। तो जब हम भी आए एजुकेशन के टॉप पे तो हम भी चेंज कर तो मैं इसी सवाल पूछ लेता हूँ कि आज की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा दुविधा क्या है, सिलेबस, टीचर या फिर सिस्टम?
तीनों तीनों दुविधा है। टीचर अपन बहसबाजी में लगल है कि हम ही सबसे विद्वान है। भाई विद्वता अपना घरे रखो। हमारे जैसे लाखों टीचर पढ़े होंगे लोग इंडिया में, भारत में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। आप विद्यार्थी के जीवन में क्या चेंजिंग लाए, क्या आप उसकी फीस डाउन कराने में इंडिया लेवल पे योगदान किए, उसके टू द पॉइंट क्वेश्चन पढ़ाने में योगदान किए कि आपका पढ़ाया हुआ सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहा है। एक बच्चे को क्या चाहिए, हम कम फीस में पढ़ाएं, आराम से समझा दिए, कितनों गधा है समझ गया, और जो पढ़ाए धाए दे क्वेश्चन आ गया। इससे ज्यादा टीचर का क्या रोल है? कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी हम लोग पढ़ाए थे ना, इतना क्वेश्चन आ गया था ना, केस कर दिया था हम लोग के ऊपर कि इनके यहाँ से पढ़ाए हुए में आ गया। बड़ी दुख हुआ कि एक शिक्षक लोग केस कर दिया मिलके। तो बड़ा आपको समझ में नहीं आता कि हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों। और जब ये सुप्रीम कोर्ट तक आ गया मैटर, तो कई बार अजीब सा लगता था, क्योंकि इंडिया में लोग बड़ा जल्दी जज कर लेते हैं कि कल को सुप्रीम कोर्ट बुला के पूछे कि काहे ऐसा पढ़ाए थे कि आ गया। तो हाँ, मतलब अगर खबर आपके खिलाफ बन गई तो एक धारणा बन जाती है, सही है गलत है क्या है कैसी है, उतना तो वो जय भी नहीं करता, उतना कोई समझता नहीं यहाँ पे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज डांट के भगा दिए यहाँ पे, तो पढ़ा रहा है क्यों आदमी यहाँ पे। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो एक सामने कोई बुक्स आती थी जिसमें हम लोग को पता था कि इससे क्वेश्चन आएंगे, तो आदमी पढ़ाता ही किस लिए यहाँ पे। तो हम यही मेन, तो टीचर का यही, इसके सिवा टीचर का क्या काम है। अब कोई कहेगा कि संस्कार सिखाना चाहिए शिक्षा के लिए, ओसामा बिन लादेन भी बहुत पढ़ल लिखल था। हाँ, दुनिया का जितना खतरनाक काम है पढ़े लिखे लोगों ने किया है। सही बात है। माँ बाप के समय जो संस्कार से घर से मिलता है वो बहुत जरूरी होता है। एक इंसान का अपना मानवता क्या होती है, वरना स्कूल को प्रोफेसर सब तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अफजल गुरु अनपढ़ बोलिएगा। हाँ, ज्यादातर आतंकवादी जो पढ़ा लिखा कोई जितना बड़ा घोटाले हुए सब पढ़े लिखे लोगों ने किया है। तो एक शिक्षक सिस्टम का क्या चीज़ है कि देखिए, एक ज़रूरी चीज़ क्या होती है ना कि एजुकेशन के बदौलत अगर आप अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाए हैं तो लोग का एजुकेशन से मनोबल टूटेगा, भरोसा टूटेगा। तो जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो सिस्टम चला रहे हैं, उनको बच्चों ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय दिया जब वो ग्रेजुएशन पे थे। 18 से 25 साल का एज जो होता है, ये किसी के ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इससे कीमती चीज़ कुछ नहीं है। ये वो अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी को दे दिया। बदले में यूनिवर्सिटी ने क्या दिया? आपने तो उससे ज़िंदगी का सब कुछ छीना। बदले में फोटोबाजी, हवाबाजी, कुछ नहीं। अगर ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, कोई 25-30 हज़ार की नौकरी नहीं कमा रहा है ना, तो कहते हैं आग लगा दे ऐसा व्यवस्था के ऊपर। बट आज 70% कॉलेज ऐसे ही है, वो किसी काम के नहीं है। यहाँ पे आप 4 साल रख के उसको कुछ नहीं सिखा पाए। हाँ, सही बात है। हाँ, आपके पास स्किल्ड ही नहीं है यहाँ पे। आप उसको एडिटिंग तक नहीं सिखा पाए, आप उसको बेसिक किसी फील्ड में देखिए, कहीं पे भी। तो हमको ये नहीं समझ में आता गया किस लिए था यूनिवर्सिटीज में। सही बात है। इस देश में सारे अब तो बड़े बड़े संस्थानों में हालत हो गई कि निकल के बच्चे कुछ नहीं कर रहे। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा बेवकूफ़ बनाओ ना कि बेचारा सामने वाला समझ में ना आए कि शिक्षा ग्रहण करो, ये करो, क्योंकि इसका कोई नाप नहीं होता, मानक नहीं होता है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज़ होती है कि भैया आपने उसे ग्रेजुएशन कराया 4 साल, अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया। आप 2 साल उसको रगड़ के पढ़ाओ, लास्ट के 2 साल आप उसको स्किल सिखाओ कि आप दवा बनाने की कंपनी में कैसे जा सकते हैं, MR ही कैसे बन सकते हैं, मार्केटिंग कैसे, जो मन वहाँ पे 50-75 जो नौकरी करना हो, जो करना है आप वहाँ पे स्किल सेंटर करो। उसके बाद जब वो हो जाए तो लास्ट का 6 महीना आप उसको फील्ड में उतारो कि अब तू कमा के दिखा, उतना कमा के दिखा। तो मार्क्स जो होता है, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल में नंबर देते हैं, तो उसमें भी उसको नंबर मिलना चाहिए कि हाँ भैया तुमने इतना कमा के दिखाया है, तुमने इतना बिजनेस करके दिखाया है, ये करके दिखाया है। मैं हमारी फील्ड का कह देता हूँ, इस देश के 90% या 95% मीडिया संस्थानों में बच्चे पढ़कर डिग्री लेकर स्पष्ट हिंदी लिखना नहीं सीख पाते। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, जब इंटर्नशिप करने बच्चे आते हैं तो आप सवाल पूछे कि आपको हिंदी लिखना आता है, वो कहते हैं नहीं। और हम पूछते हैं कि हिंदी पत्रकारिता करने, और ससुर हिंदी नहीं लिख पाते। कह रहे सर किसी ने बताया ही नहीं। अरे हमने कहा अब इससे ना सोचिए क्या वो होगा। ना हिंदी बोलना आता है, ना हिंदी लिखना आता है। आप कह दीजिए गिनती सुना दो, वही बचपन सुने हैं। आप हमारे एजुकेशन सिस्टम में कह दीजिए ना कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ये डायरेक्ट कह दीजिएगा तो भड़क जाता है। पढ़ाई का मतलब ये थोड़े होता है। काहे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? फिर एगो एग्जाम्पल देगा, फला आदमी पढ़ा नहीं था तो ये भी कर दिया। भाई पढ़ाई बेसिक चीज़ है, ज़रूरी होती है। लेकिन आप बताइए, कोई इंसान PG कर लिया है, PhD कर लिया, खाली बैठेगा तो समाज में पढ़ाई के प्रति भरोसा टूटेगा। True. आज
कोई लड़की हम लोग के यहाँ से पढ़ के आती है तो हम लोग उसको अगर थोड़ा कमियां भी रहती है तो हम लोग विशेष ध्यान दे के उसको आगे बढ़ाते हैं। रीजन क्या है, हमें पता है कि अगर ये अधिकारी बन के अपने गांव में गई ना, न जाने कितनी लड़कियां पढ़ के आगे बैठेंगी। लेकिन अगर वही है कि अगर वो खाली हाथ लौटी ना तो उसके ऊपर 20 ठो लोग उंगलियां उठाएंगे कि अरे पढ़ती थोड़ी थी, ये थोड़ी थी, वही थी। हाँ, दिल्ली गई होंगी, पटना गई होंगी, ये कर रही होंगी। उंगलियां उठाने के लिए बहुत लोग हैं इस चीज के लिए। अच्छा, इस देश में सर ये मानते हो आप कि सरकारी स्कूल अगर प्राइवेट स्कूल के आसपास आ जाए तो हमारे देश की ग्रोथ और तेज हो सकती है? क्योंकि अभी मैं गया था एक कार्यक्रम में और बड़ी बातें चल रही थी कि 2047 तक हम देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना देंगे। सबसे बड़ा झूठ चीज है, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा आप ये बताइए। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना? आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं हुआ ना। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, ये चीज़ है। आज हमको क्या करना है ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है। बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। आज हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं, समाज को झकझोर देने वाली घटनाएं हो रही हैं, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन दिखता है हमें तो 400 साल 500 साल पुरानी चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर हमको बेहतर करना हो, मान लो हमें एक लक्ष्य लेकर चलते हैं कि हमको भारत को बेहतर करना है और एजुकेशन से ही सारी चीज़ें बेहतर होती हैं, आपके हिसाब से इंडिया में क्या चेंजेस होना चाहिए? सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप जब हम कहते हैं इंडिया को बेहतर करना है, यहीं से हम लोग अलग रास्ते पे भटक जाते हैं। इंडियंस को बेहतर कीजिए, इंडियंस को। आप एक इंडियन आदमी, एक गांव का इंसान अपनी बूढ़ी माँ का इलाज नहीं करा पा रहा है, उसके घर में प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम नहीं है, शौचालय नहीं है, अगर उसको किसी बढ़िया शादी ब्याह में जाना है तो उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है। गिफ्ट का दौर ऐसा चला गया कि गरीब इंसान अब मिलने से कतराने लगा है। आप जाके देखिए, कोई फल खरीद रहा है तो गरीब घर का आदमी नहीं खरीद सकता है। गरीब का खाना अलग है, अमीर का खाना अलग है। गरीब का हॉस्पिटल अलग है, अमीर का हॉस्पिटल अलग है। ये सब चीज़ें चेंज कीजिए, देश अपने से चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर गुमराह करना है तो हम देश बदलेंगे, मतलब इन्हीं देश बदल देंगे लोग। या मतलब देश में कोनो जैक लगा के उठा देंगे देश को। देश बनता है देशवासियों से, आप उसका चेंज कीजिए। महिलाएं जो हैं उनको कोई आगे बढ़ाने के लिए नहीं। अगर होम इंडस्ट्री चालू हो जाए, जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ पर, महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी लेने लगे। आज देखिए, हर जिला में अगर सरकार एक बड़ा सा 10 एकड़ का ज़मीन ले ले हर जिला में, कि वो मार्केट में जितनी भी दुकानें रहेंगी वो औरतें ही उस दुकान को चलाएंगी, तो उसमें एक इकोसिस्टम बन जाएगा। उसमें 1000 दुकानें आप खोल दीजिए कि उसमें जेंट्स नहीं चला सकते। तो जो अभी पहली पीढ़ी जा रही है बिजनेस में, वो तो अपनी बेटियों को वहां कर सकते, भाई तुम्हारे लिए अच्छा है एक भी जिला में नहीं है। लड़कियों के लिए कौन सा जिला, हर 5 जिला के बीच में एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, विमेंस यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, है नहीं है। देश 47 में कहाँ से डेवलप कर देंगे लोग यहाँ पे। मतलब देश में 10% लोग हैं ऐसे जिन्हें समझ में आता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। लेकिन लोकतंत्र चूंकि भीड़ तंत्र हो चुका है, 90% की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। हम देश की बात करें, यहाँ बूढ़ा इंसान, कैल्शियम की कमी, जब आपको लंबे समय तक 20-25 साल तक अगर आपको कैल्शियम की कमी रही है ना, तो बुढ़ापे में शरीर झुक जाएगा। तो लोग कहते हैं बुढ़ापे में झुका है, नहीं, 20 साल तक बेचारा ने कैल्शियम की कमी झेला है वहाँ पर। औरतें देखिएगा, जो नए गांव वगैरह में किसी की नई शादी हुई है, बेचारी के पास अच्छे भोजन नहीं होने की वजह से हीमोग्लोबिन कम है, प्लेटलेट कम है, जिस वजह से उसकी नई बहू आएगी या नए कोई गांव में रहेगी, बेचारा उसका मन नहीं लगेगी, थकी रहेगी, कोई 4 को सुना देंगे सब कामचोर है, ये है वो है। बूढ़ी औरत है, बेचारा उसके शरीर में कमी है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट नहीं है, उसका बदन दर्द करेगा, वो अपनी बहू को खोजेगी, ये बहू पैर दबाओ। अरे यार, उसका इलाज करा दे भाई। पैर दबाना एक संस्कार है, चलिए भैया, लोग शौक से दबा देते हैं। हम लोग भी आज भी जाते हैं, मम्मी सोई भी रहती है तो दोबारा से दबा देते हैं, चलिए यहाँ पर। लेकिन बताइए, आप कहिएगा कि देश पढ़ने को, वो कहाँ जाएगा बेचारा? कितने भयानक लेवल तक गरीबी है, आप सोच नहीं सकते। मेरा रिसेप्शन जब खत्म हुआ ना, तो जो सब झाड़ू मारने वाला था, कोई कुछ साफ सफाई करने वाला था, हम उन लोगों से मिलने गए, ड्राइवर वगैरह, तो पूछे सर हम लोग का खाना किधर है?
मतलब समझिए, उन्हें ये लगता है कि मेरा खाना अलग है, हम गरीब हैं, हम छोटे लेवल का काम करते हैं, मेरा खाना अलग है, ये तो बड़े लोगों का खाना होगा। फिर हम उन लोगों को वही खाना खिलाएं जो हमारे यहाँ पे हम लोग खाए थे, हमारी फैमिली खाई थी, जो VIP गेस्ट थे वो लोग खाए थे, वही खाना था, कोई फर्क नहीं था। जो उनकी थाली में थी वही उनके थाली में। लेकिन उनका हिम्मत देखिए, टूट चुका था हिम्मत। उन्हें लगता था वहाँ रखा हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि प्लेट उठा के खा ले, शायद कोई छीन न ले। ये कहीं ना कहीं बेचारा कोई डांट ना दे, कोई तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ठोकर खाया होगा। दूध का जला हुआ लस्सी फूंक के पीता है। अभी साहब हम छोटे थे अपने गांव, तुम देखे थे कि उनका खाना अलग लगता था, ये चीजें अलग थी। आप बात करते हैं 47 में देश बदलने के लिए, आप जाके देखिए सरकारी हॉस्पिटल में, फिर आप भूल जाइएगा 47। देश की आप गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं? कोई अंबानी बने या ना बने, लेकिन हर घर में कम से कम 40-50 हज़ार की नौकरी हो। बट अब तो प्रायोरिटीज अलग है ना, जैसे कहा था कि आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, आप जॉब दीजिए। मैं ज़्यादातर जितने कई सारे मुख्यमंत्रियों का मैंने पॉडकास्ट किया और मैं बार बार पूछता था सरकारी नौकरी को लेकर, तो उन्होंने कहा देखो सरकारी नौकरी पॉसिबल नहीं आबादी के हिसाब से, हम चाहते हैं जिसका जो टैलेंट है उधर अपना एक्सपेरिमेंट करो और उधर नौकरी देना शुरू करो। इंडिपेंडेंट स्वरोजगार जिसको हम कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब भाषण देता है सभी सब, ये सब एक समय के भाषण देना चालू करता है सब। कोई सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूंजी चाहिए। गांव का आदमी 2 भैंस रखा है, बेचारा 2 भैंस में परेशान है। एगो भैंस दूध दे रही है, एगो बिसुक गई है, एगो बीमार पड़ गई है, एगो ही पड़ल है, परेशान है। अगर आप उसको पूंजी दे दीजिए बैंक से, अगर बैंक उसे फाइनेंस कर दे, 10 लाख रुपये दे दे, 2 की जगह 20 भैंस लाएगा, 20 भैंस लाएगा। आप भाषणबाजी बंद कर दीजिए, उसकी स्थिति सही हो जाएगी। ना उसको कॉलेज, ना कोई मोटिवेशन, ना कोई केस स्टडी, ना कुछ। 2 से 20 भैंस आने के बाद वो सही हो जाएगा। अगले साल 2 साल 3 साल के बाद 20 भैंस से 50 भैंस पे चल जाएगा, फिर आप पकड़ नहीं पाइएगा उसको। निकल दिया वो, निकल दिया। जो यूं खेल होता है, भाषण सिखाते हैं। आप किसी को बेवकूफ बनाना है ना, तो उसे कहिए कि शिक्षा बहुत जरूरी, ये वो जरूरी, भाषणबाजी मत करो। कोई होटल में काम कर रहा है ना, प्लेट उठा रहा है यहाँ पे, जो खाना बना रहा है वो जिंदगी भर खाने बनाते रह जाएगा। पैसा दीजिए, अपना होटल चलाएगा। पूंजी कहाँ से लाएंगे? पूंजी भाषण तो दे के चल जाएंगे मुख्यमंत्री लोग कि हम सबको नौकरी नहीं दे सकते। सब मांग रहा है नौकरी आपसे, जिस दिन सब लोग नौकरी मांग देगा भाग जाएंगे लोग। यहाँ पे सब मांगा है नौकरी। मैं एक चीज और फ्रेम करने समझने की कोशिश करता हूँ मैं। हमारी आबादी 140 करोड़ है। जैसे दुनिया के वो देश जो फ्री एजुकेशन देते हैं या फ्री हेल्थ की बात करते हैं, उनकी आबादी बहुत कम है। जहां पर कैपिटा व्यक्ति पर खर्चा ज्यादा होता है, बहुत सारी चीजें आती है, वहां पर लोग बहुत कम है। गाड़ियां, वहां जब लोग बाहर जाते हैं, जैसे मेरे कजिन बाहर गए तो मुझसे कहे मेरा भारत लौटने का मन नहीं होता। हमको कहे कि वहां पर हर इंडिविजुअल का ख्याल रखाता है, वहां जो दवाइयों की प्रीमियम क्वालिटी होती है वो मिलती, तुम्हारे यहाँ छट छांट के आती है, तुम्हारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट होता है। इंडिया, बड़ी बातें उन्होंने मुझसे कही जो मुझे बड़ी नकारात्मक और गुस्से वाली लग रही थी। और कुल मिलाकर मूल वजह वो आबादी को मान रहे थे। इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से इस देश को कैसे उठा सकते हैं? पहली बात ये बताइए, जो आबादी है उसको मार के खत्म तो नहीं कीजिएगा। नहीं कर सकते, तो थैनोस वाला काम तो नहीं कर सकते हैं कि खत्म कर दें एवेंजर्स वाला। दूसरा, हम आपको कहते हैं कि एक काम करते हैं, आपके यहाँ ना 25 ठो एकदम खराब ट्रक भेज देते हैं, कोनो काम का नहीं है, आप परेशान हो जाएंगे कहाँ रखें। लेकिन 25 का 25 बढ़िया ट्रक देते हैं, तो क्या कहिएगा, ढेर ट्रक हो गया है, दिक्कत है बहुत। तो पैसा अच्छा आएगा, रखेंगे, धक्का-धक पैसा आएगा, मजा काटेंगे। तो 140 करोड़ आदमी को जब आप जनसंख्या के तौर पे देखिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। जिस दिन वो आपको वर्क फोर्स दिखने लगेगा, जिस दिन आपको वो दिखने लगेगा कि स्किल्ड है, वो दिखने, तब बोझ नहीं बनेगा वो। आपने उसको सिखाया क्या? आपको पता है कि आपका एजुकेशन सिस्टम किसी काम का नहीं। ग्रेजुएशन करके 50,000 का नौकरी ना कमा पाएगा, इसलिए आपको जनसंख्या बोझ लगती है। चाइना की बात तो जनसंख्या थी, उसने बोझ कैसे लगने दिया? यहाँ एजुकेशन से स्किल सिस्टम को चालू किया वहाँ पे। आज हर इंसान स्किल करने लगेगा, भात दाल बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूछता हूँ सवाल, चाइना ने क्या ऐसा किया कि उसकी आबादी उसके लिए एसेट हो गई और हमारी आबादी आज भी हमें बोझ लगती है हर चीज में? पहला वहाँ पे एक जो डिसीजन लिया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये करना है मतलब ये करना है, और हर इंसान अपने काम पे फोकस कर रहा है। हमारे यहाँ हर इंसान अपने पड़ोसी के हिसाब से काम कर रहा है। खान सर की कोचिंग में क्या चल रहा है? पड़ोसी के यहाँ जलन खान सर की शादी में कौन आया? खान सर की मेहरुख फोटो काहे नहीं दिख रहा? खान सर कंघी काहे ऐसे करते हैं? खान सर का बुसट का रंगी काहे है? ये चीज़ें चाइना में ये सब नहीं होता। वो इंसान अपना वर्क कर रहे होते हैं। और वहाँ सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, कि मेल और फीमेल में भेदभाव नहीं है। जैसे अपने यहाँ ना, अगर आप कोई ईंटा जोड़ने वाला मिस्त्री लाए हैं, घर प्लास्टर कर रहा है, अगर कोई महिला आ जाएगी ना तो आप चौंक के देखो, अरे ये कहाँ से चले? क्यों नहीं कर सकती भैया? आप अपने जेब में एक 5 किलो का 2 किलो का ताला लेके घूम दीजिएगा, 3 मोबाइल रख के जेब में देख लीजिए, ऑकवर्ड लगने लगेगा। 3 मोबाइल ले लिए हैं आप। वो 3 किलो का बच्चा लेके पेट में 9 महीने तक रही है, और उस महिला को आप ये कर रहे हैं
क्योंकि हम लोगों ने ना अजीब माइंडसेट बना लिया। देखा नहीं ना सर, देखे नहीं है, देखे नहीं है यहाँ पे। हमको पंकज त्रिपाठी मिले थे, पॉडकास्ट कर रहे थे हम, तो वो हमसे कहे कि जब पहली बार दिल्ली आया उस लड़की सुट्टा पी रही थी, मैं सकपका गया, मैं कह रहा हूँ ये सुट्टा पी रही है, कह रहे मुझे अभी तो गलत है। फिर कहे तो मैंने कहा अब मेरे गांव वालों से मेरा नहीं पटता। मैंने क्यों? बोले हमारा माइंडसेट अलग हो गया, मुझे सुट्टा पीने से भी दिक्कत है, लेकिन लड़कियों के इसलिए दिक्कत नहीं कि वो लड़की है, इसलिए दिक्कत है सेहत के लिए खराब है, लेकिन लड़की पी रही है अब उस बात से दिक्कत नहीं है। पहली बार जब मैं निकला था मैंने कहा हे राम, ये कैसे पी सकती है रे, ये तो कच्चा पेन घूम रही है, और बड़े मासूमियत से उन्होंने समझाया मुझे। तो ये मुझे रियलाइज हुआ कि एजुकेशन या बेहतर कल्चर से चीजें बेहतर हो सकती है, लेकिन फिर वही हर आदमी कहाँ निकलेगा। देखिए चाइना जो है ना स्किल पे बहुत आगे वर्क करने के, आपको यहाँ पे ऐसा दुनिया का कोई घर है जहाँ चाइनीज सामान नहीं है? नहीं, हो ही नहीं सकता वहाँ पे। अब चाइना का हर चीज़ है, तो वहाँ तक सोच रहा है चाइना। तो प्रोडक्शन चीज़ें करिए जो जहाँ जो चीज़ें हैं। अब आप एक सिंपल सा चीज़ बताते हैं, चाइना वाले जो हैं सब बहुत सारी चीज़ का मतलब डंप, जैसे चाइना ने इस पे टेरिफ लगाया, अमेरिका ने चाइना पे टेरिफ लगाया, उसको कोई टेंशन नहीं, वो अफ्रीका में ले जाकर पलट देगा यहाँ पे। लेकिन एक छोटा बिजनेसमैन कहता है कि हमारे पास मार्केट कहाँ है, आपके बगल में नेपाल है, भर दीजिए। बगल में तो नेपाल है, यहाँ पे भर सकते हैं, भूटान है, बांग्लादेश है, नहीं भर पा रहे हैं हम लोग। ये एक बड़ी समस्या है। हमारा सबसे लड़ाई भी चल रहा है आजकल। तो खैर ये तो एक इंटरनेशनल इशू हो जाता है, लेकिन एक बिजनेस व्यापार के लिए तो जरूरी है। अच्छा, बॉयकॉट पाकिस्तान हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान को चाइना हथियार देता है। पाकिस्तान में ये भी खबर आई थी कि वहां अंदर चाइना बैठ के मॉनिटरिंग कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। हमारे देश में हम चाइना के लिए गुस्सा क्यों नहीं दिखाते? हमारे देश में राजनीति और धर्म ज्यादा हावी है। लोग भी तो नहीं दिखाते, जैसे हम ही लोग थे पाकिस्तान में खूब गरियाए, तो बात भी तो माइंडसेट, चाइना को लेके नहीं गरियाए हम लोग। माइंडसेट भी तो है कि हम राजनीति और धर्म को ज्यादा वरीयता देते हैं, इसलिए क्योंकि मुसलमान वहां है, बस इसीलिए नहीं। मतलब हम लोग या राजनीति को जो समीकरण हो, क्योंकि उसका जो पाकिस्तान जिस नींव पे बनाया गया था ना, वो नींव ही धार्मिक मामला था, यही तो गड़बड़ गया था ना। अगर हमसे कोई विवाद रहता तो जाता, अगर कोई हम उसका ख्याल नहीं रखते तो हमको समझ में आता हमने कुछ नहीं किया उसका, हमने उसका कुछ नहीं किया पाकिस्तान का, और वो चला गया यहाँ से। और सबसे बड़ा तो हम दोष देते हैं उस समय के तत्काल नेताओं पे, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान अलग है। बट जैसे मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखी, मैंने आपका भी एक स्टेटमेंट सुना था कि गांधी जी दुबले पतले थे, उनको मार दे, जिन्नक मार देना चाहिए था। बहुत सारे उस पर बवाल भी काफी मचा, खूब कांड हुआ ट्विटर पे, सब नेता नेताड़ी अपना राय दिए। लेकिन सर उस दौर में जब मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ तो दिखता हूँ कि जैसे जवाहरलाल नेहरू का था कि उन्हें नहीं अलग करना था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि लोग मरने लगे, और जिन्ना साहब जो है वो मरवाए ही जा रहे थे, जानबूझ के बवाल काटे जा रहे थे। बंगाल में आग लगवा दिए, पंजाब में आग लगवा दिए, कि हजारों लोग मरने लगे। तो ये हुआ कि मरते 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 अब क्या तो लोगों को मरते देखो या इस फसाद को परमानेंट खत्म करो, जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, जितना मैंने पढ़ा लिखा समझा। तो क्या वो रोका जा सकता था पार्टीशन? जिन्ना अगर नहीं रहता तो कौन पार्टीशन कर सकता था, ये बताइए? लियाकत अली नहीं, उनकी शायद उतनी हैसियत ही नहीं थी। जब देश पाकिस्तान बन गया ना, तो मुस्लिम लीग ने कहा था कि हमने पाकिस्तान बना लिया, तो जिन्ना ने भरे मन से डांटा था, कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम लीग के बस के बाहर की थी, वो मैं था जिसने पाकिस्तान का निर्माण किया था। एक जिन्ना मार दिए रहते, काम खत्म हो गया रहता। बट जैसे यही बात आपने कहा, एक जिन्ना मार दिए होते, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे इलाके हैं जहां पर बिल्कुल एक अलग तरीके की बात होने लगी। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग पाकिस्तान का प्रेम करने लगे हैं और कई बार झंडा उठा लेते हैं, नारा लगा देते हैं। तो इन सबको बढ़िया से थुराई नहीं होता है, बढ़िया से थूर दें लोग, सब शांत हो जाएंगे यहाँ पे। अब जैसे हमारे पास कश्मीर है, अब जाके थोड़ा कम हुआ है, वरना कश्मीर में भी बिल्कुल यही हाल था एक टाइम पे। अब तो इस बार का मैं गया, घूमा टहला, बहुत अलग लगा, मुझे महसूस हो रहा था। बट 15-20 साल पहले जो किस्सा हम सुनते थे उनका भी अलग कहानी था, ये तो हमारे पास था। शुरू से ना डिस्प्यूटेड रह गया यहाँ पे जनरल बूचर की वजह से। अगेन वहाँ पे उसने कबायली उसको घुसा दिया। हरि सिंह को तो आप कोई दोषी नहीं देता है, अब किसी से कहिए तो कश्मीर इशू में उठा देते हैं। मेन हरि सिंह तो आग लगा के चल गए, कोई पूछता है? उनको अपना धुन था कि हम स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया बनेंगे, कबाड़ बन गए भाई। हरि सिंह ने क्या आग लगा के रख दिया था? जब सब कुछ खो दिए तो आए आप हमारे पास। हम तो उनका देख रहे थे, उनका पूरा सिक्का उक्का देख रहे थे, कहीं इंटरनेट आया था सोशल मीडिया पे, तो उनके सिक्के में तो पूरा तिब्बत सब उनके पास था।
और पहले कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तिब्बत का भी बहुत इलाका सब पूरा उनके एरिया पास सब था। उनको वही धुन दुनिया पलट रही थी तो अपने हाथे से बाहर निकल के नहीं देखे थे। जब निकले तो पता चला हमारे 4 रिश्तेदारों को पाकिस्तानी उठा ले गए सब। तब आके हरि सिंह भागे भागे आके साइन किए थे। ये पहले साइन कर दिए रहते, कश्मीर का इशू नहीं हुआ रहता। कश्मीर के इशू को कैसे देखते हो? अभी जो टैकल किया गया 370 हटाया, आपका क्या आकलन है? बेहतर हुआ? 370 हटाना बहुत अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको साथ में 2 अलग अलग स्टेट कर दिया गया, ये भी बहुत अच्छा है। यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत बेहतर डिसीजन है। कई, अब मैं इस पे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। कई लोग कहते हैं कि जम्मू को भी कश्मीर से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि जम्मू वाले जो है वो पिसते रहते हैं, सीटों की संख्या कम होती है, बवाल सारा कश्मीर में होता है। आपका क्या टेक है इस पे? जम्मू कश्मीर एक साथ रहना चाहिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जितना मैंने देखा है, दोनों में बहुत सौहार्द भी नहीं है, बहुत कम है। इधर वाले उधर को गरी आते हैं, उधर वाले इधर गरी आते हैं। बहुत छोटा हो जाता है फिर, क्योंकि अगर फिर जम्मू बनाते तो इतना एकदम छोटा एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सर्वे करा ले, क्योंकि ये तो चीज़ें बैठ के 2 मिनट की चीज़ें नहीं है। आपका बिहार बड़ा, हम बड़े वाले बिहार पे आते हैं। बिहार को जब कोई बीमारू राज्य कहता है तो खान सर को गुस्सा आता है? नहीं, देखिए गुस्सा की बात क्या है कि आप चीज कैसे कीजिएगा। हम लोग के यहाँ पे हर चीज़ के लिए बाहर जाना है, बढ़िया इलाज करना है तो भी बाहर जाना है, बढ़िया पढ़ाई करना है तो भी जाना है, बिजनेस करना है तो भी बाहर जाना है। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये इस वजह से अब सुनते सुनते आदत हो गया है। तो क्यों ऐसा है? आप लोग के पास तो तक्षशिला था, नालंदा था, सब था। कब था? सुने? सब था, लेकिन कब था? 2000 साल पहले। हाँ, इतना पहले 2000 साल पहले था। पिछले 1000 साल में बहुत 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 पतन हुआ, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। मैंने एक वीडियो देखा था, एक मैडम थी, उनकी सरकारी नौकरी लगी थी। हाँ, करी थी, हमको कहाँ भेज दिए। हाँ, मतलब बहुत कुछ कही थी, थोड़ा मोड़ा नहीं कही थी, वो जिस हिसाब से कही थी उस पे सबने उनको सुनाया बहुत ज़्यादा। लेकिन कई लोग ऐसे भी आए क्योंकि जिन्होंने कहा कि जो कह रही थी वो पूर्णतः गलत नहीं कह रही थी। आपकी छवि यही है बाहर की, कोई क्यों आना चाहेगा? अगर उससे कहीं और बेहतर जगह नौकरी मिलेगी तो उसका एक सामान्य जीवन होगा। वो एक पिछड़ेपन की नज़र से देख रही है कि उसके ज़िंदगी का स्तर जो है वो शायद कई गुना नीचे पहुंच जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं वहाँ मन बढ़ी बहुत ज़्यादा, पॉलिटिक्स के वजह से ज़्यादा है। कि मतलब आप अगर कोई जाति का इंसान है, अगर उसका बच्चा पैसे की कमी से पढ़ाई छूट रही है तो उसके जात का कोई नहीं आएगा उसको बचाने, नेता। और उसको कोई घर नहीं है या कोई बीमारी से कोई ब्लड देने नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी का जाके कपार फोड़ दिया ना, तुरंत बचा जाएगा, नेताजी हमारा आदमी है, थाना दे। ये बहुत खराब लगता है। वहाँ ना बड़ा क्राइम नहीं है, मतलब बहुत बड़े टाइप का नहीं है, लिचड़ई टाइप का है। चाचा विधायक? हाँ, लिचड़ई टाइप का। किसी चाट वाले से चाट खा लिए, कहा 30 रुपया हुआ, हमरा से पैसा मांगेगा, हमरा से तरतड़ा दिए उसको यहाँ पे। अब वो बेचारा देख रहा है हम क्या कर पाएंगे, हम तो ना लड़ पाएंगे ना कुछ यहाँ पे। तो वहाँ पर जो क्राइम कंट्रोल करने के लिए योगी आदित्यनाथ टाइप का इनकाउंटर की जरूरत नहीं है। वहाँ महिला पुलिस को लाएं, और जो भी हर मोहल्ले में 2-4 ठो क्रिमिनल टाइप के हैं, सब मनबर टाइप का, उसको कॉलर पकड़े और 2-3 किलोमीटर तक पैदल खींच के ले जाए उसको, उसका भूत उतर जाएगा, अगले दिन से गुंडा ही छोड़ देगा। ये नॉर्मल चीज। मतलब क्या बताएं, एक हमारे यहाँ आया था, ग्रेजुएशन में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का होगा, धमका रहा था ऑफिस वालों को, ऐसे। हम लोग कहा यार छोड़ो, ये सबको हटा दे यहाँ पे। जो एक दिन जरूरत से ज़्यादा कर दिया, उसको धोए लोग, फिर उसके घर पता किए लोग, तो उसका घर रहने को ठीक नहीं था। इस टाइप के तो वहाँ गुंडई हैं, तो मन बढ़ी बहुत ज़्यादा हो गई है। योगी आदित्यनाथ आपको कहे पसंद है? हम कई बार आपके भाषणों में सुने कि ये चाइना बन जाए तो चाइना ठीक कर देंगे, ये हो जाए तो ये कर देंगे। आपको योगी जी का स्टाइल अच्छा लगता है, जो ये गुंडा फसाद ठीक किए हो? गुंडा फसाद को गुंडे फसाद की तरह ठीक करना चाहिए। ये आरती उतारने वाला चीज़ नहीं है यहाँ पे। गुंडाई किए मार दो, बाद में देखा जाएगा, बता देना जी गाड़ी पलटा था कि क्या पलटा था, बता देना, पहले इलाज हो जाएगा। कौन इंजेक्शन दिया था, टेबलेट इंजेक्शन बता देना है, खत्म कहानी। तो इस पे भी कई लोग कहते हैं ह्यूमन राइट जो चलता रहता है सब, कहियो ह्यूमन राइट वालों को ना जिस दिन वो पकड़े जाएंगे वो भी कहेंगे बाबा बचा लो। इस सब मामले में बाबा एकदम सही है, नो डाउट। यहाँ एकदम अपराधी मुक्त होना चाहिए। कोई भी जगह अपराध कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं चाहिए, किसी जाति किसी धर्म का हो। बिहार की 5 बड़ी समस्याएं क्या है आपके हिसाब से? एक तो बाढ़ आए कोनो से कंट्रोल नहीं हुआ, ई बैल सबको आए बाढ़ कंट्रोल नहीं। पहले बताओ, ये असम और बिहार में हर साल बाढ़ कहाँ आती है? आजादी लाया जाता है बाढ़, देखिए आपको पता था, पैसा कमाने के लिए। उसको पता 1000 करोड़ का बजट निकालेंगे, 100-200 करोड़ बांटेंगे, 800 करोड़ का हो गया, केक कटेगा, सब में बटेगा। अगर हम बता रहे हैं ना कि वहाँ के लोग भी वही हैं। आप अपने यहाँ, हम लोग कहते हैं ना कि उस सीमांचल जो बाढ़ वाला एरिया है, कि वहाँ आप किसी नेता को घुसने ही मत दोगे, जब तक बाढ़ है तुमको घुसने नहीं देंगे। यहाँ पे घुसने ही मत दे, एकदम पूरा बाइकआउट कर देना चाहिए यहाँ पे। दूसरा, वहाँ पे एक बड़ी समस्या है, लोगों के पास पूंजी नहीं है, पैसे का अभाव है।
पैसे का जब अभाव रहेगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इतना पैसे का अभाव है कि 10,000 12,000 के लिए मुंबई दिल्ली जाते हैं। हाँ 10,000, अरे 10,000 में तो खुश रहते हैं, 10-12,000 में तो एक पैसा बहुत अभाव है, तो क्या कर पाएंगे। अब जब पैसा नहीं रहेगा तो उस हिसाब से एजुकेशन नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कोई हो, जैसे मैडम आई थी वो कहेगी 3 लोग को बात